हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। और अभी जो बेटा आपकी परिस्थिति है बड़ी सुहाव है। समझ आ रहा? सुहाव मतलब पता पड़ा? बोल सकते हैं, आवाज आएगा इसमें। बहुत मजेदार। हाँ, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सवालों का पिटारा, क्योंकि आज हम अपनी क्लास में बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे। एक हमारे पास बड़ा बच्चा है जिसके ज्यादा डाउट्स हैं, उस बच्चे का सवाल खत्म कर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले लोग बात करेंगे नाजिर से। नाजिर अपना सवाल पेश करेगा। वाओ, सो मच रिस्पेक्ट। ये उम्मीद नहीं थी बेटा आपसे। कोई बात नहीं है। कैसा प्लास्टिक का आवाज आ रहा है, खरखराने का? कौन है? नाजिस, तुम भी? नहीं सर। कभी कभी नहीं बेटा, तंबाकू नहीं बिल्कुल। अब चलिए कोई बात नहीं, बोलिए क्वेश्चन बोलिए बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किस चैप्टर का सवाल है? तो बायोलॉजी में है, चैप्टर 1, नाम है न्यूट्रिशन। उसके अंदर लाइफ प्रोसेस, उसका मेन थीम न्यूट्रिशन ही है पूरा का पूरा। आप पूरे के अंदर जो मेन जो पढ़ते हो क्या है? न्यूट्रिशन। क्योंकि जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, जियोगे नहीं तो कैसे करोगे और निकालोगे? 1 नंबर 2 नंबर वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो आप बात कर रहे हो। सवाल है नाजिर का लीवर है ना? लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लोग बहुत डिटेल में बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और एनस से पहले लार्ज इंटेस्टाइन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? एक काम करो ना, वहां पे पोस्टर लगा हुआ है पूरा डाइजेस्टिव फटाक से निकाल के हम उसमें दिखाते हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन कैसा रहेगा। वो लार्ज इंटेस्टाइन आपका है? नहीं, चलिए ये देखिए, देख रहा है? ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? अब इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, तो जो खाना ऐसा हो जाता है जिसमें से बहुत कम एनर्जी बचती है ना? बहुत कम एनर्जी, एक्स्ट्रा वाटर या जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, वो कहां चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर कभी आपको मौका मिले लार्ज इंटेस्टाइन में जाने का, तो तुम कहोगे इससे बढ़िया हम नरक में चले जाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहां पे केचुआ, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मतलब दुनिया भर के जितने भी खानदान वाले हैं सब तुमको यही मिलेंगे पार्टी करते हुए। अभी तो पार्टी शुरू हुई, ठीक है? और जब आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है ना, तब ये तुरंत कहते हैं चलो बुलावा आया है ना? अब पूरे बॉडी में अटैक शुरू हो जाता है। जानते हो जिसका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, लार्ज और स्मॉल में बहुत दिक्कत होती है उसको। सुनने को तो बहुत कॉमन सी बात है कि सूजन हो गया, सुने हो सूजन बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है। बहुत ही डेंजरस साइन है ये हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फूड प्रोसेस नहीं होगा
एनर्जी बॉडी में कैसे जाएगी? समझ लो। इसलिए इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से हमेशा बचना चाहिए। इंटेस्टाइन हमें इन्फेक्शन अगर हो गया एक बार तो आपको बार बार होता रहेगा, और अगर आपने इसके लिए प्रिकॉशन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन के बाद आपका चलीसा या तिरहवी की जाएगी और मस्त पकवान बनेगा उसके अंदर। अलीजा समझ रहे हो? समझ आया तुम बेटा? अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, लगभग 6 से 7 दिन तक खाना रह सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये क्वालिटी है, ठीक है, और जनरली रहता है 6 से 7 दिन। कभी क्या होता है कि कभी चले गए तुम जंगल में, वहां पे खाना नहीं मिला, फिर भी आप जिंदा रहोगे ना? कैसे? आपके बॉडी में उतना खाना है जिसमें से एनर्जी क्या कर रहा है? बॉडी ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से कौन आता है? एनस, वहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है। क्लियर हुआ? देखो हमारे बॉडी के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ना खाने वाला, वो बहुत ही अजब किस्म का है। जैसे कहने का मतलब ना कि मान लो कि क्यू लगा हुआ है, क्यू, तो मान लो क्यू में सबसे पहले आपने खाना खाया तो वो हिस्सा भर गया, उसके पीछे दूसरा खाना लगा हुआ है, उसके पीछे एक और खाना लगा हुआ है, ऐसे सेट 3 3 3। सबसे पहले तुमने 3 सुबह भरवा दिया, फिर 3 आ गया, फिर 3 और आ गया, फिर 3 और आ गया। एक बार में आपके बॉडी में कितने रह रहे हैं? 9। ऐसा नहीं है कि जब आप मॉर्निंग में जाते हो तो पूरा खाना खाली कर देते हो, एकदम एक एक कण खाली कर देते हो, ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी में से उतना ही मटेरियल बाहर निकलता है जितना बॉडी को लगता है कि ये क्या है? वेस्ट है। बुझे? हाँ कि ना? अब देखो समस्या कब होती है? जब आपको डिसेंट्री हो जाए तो पेट खुल जाता है, खाली धाड़ दौड़ते रहते हो, उसके बाद बॉडी से सब निकल जाता है, यानी इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और जब क्लीन हो जाएगा ना तो उसके बाद तुम कहीं लस्त गिरे पड़ोगे। मुझे समझ आया? इससे डिटेल कोई बता नहीं सकता बेटा। सब तो इसका फायदा है कि घाटा है बेटा। बीच बीच में कभी साल 2 साल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पेट के अंदर फैक्ट्री बैठा के तो नहीं रखे हो ना सबको मजदूरों की तरह, लेबरों की तरह कटा हो। बीच में खाली होता रहेगा ना, एक बार हो जाता है जब साल 2 साल में, तो आपका जो सिस्टमैटिक होता है ना, पता है ना, बॉडी रिबूट, सिस्टम रिबूट होता है ना सीपीयू का, वैसे ही होती है बॉडी रिबूट, ठीक है। उसी तरह होता है ब्रेन रिबूट। ब्रेन रिबूट के लिए, माइंड को रिबूट करने के लिए उसका अलग सिस्टम है, बॉडी अपने आप को रिबूट करता रहता है। कहा जाता है कि फास्टिंग सुने हो? फास्ट क्यों रखा जाता है? ताकि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है उसको क्या रहे, एक दिन उसका जितना भी अलंजर फलंजर है, लीवर है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, वो सब ना ऐसे मजदूरों की तरह खट रहे हैं सब डेली। एक दिन जब तुम उनको आराम दोगे, सोचो कि तुमको सुबह बुलाया जाए पढ़ाने के लिए, दोपहर में बुलाया जाए, शाम को बुलाया जाए, रात को बुलाया जाए, तुम आ पाओगे? बताओ तुमसे कितना काम दिया जा रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी को भी एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए वीक में, जिस दिन हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इससे हमारी बॉडी हफ्ते हफ्ते क्या होगी? रिस्टोर होगी। और जिस मानो कल आपने फास्ट कर लिया, आज आपकी बॉडी बिल्कुल तरोताजा, क्योंकि जब भी आप मतलब मॉर्निंग उठ के आओगे पढ़ने के लिए, एकदम सब कुछ धड़ाधड़ दिमाग में जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do fishes die when take out of water? हाँ, why do fishes die when take out of water? What a good question do you have बेटा? अच्छा था। इसका आंसर ये होना चाहिए कि फिश पानी में रहती है तो जिंदा रहती है, क्योंकि फिश के पास सांस लेने का कौन सा ऑर्गन होता है? गिल्स होता है ना, है ना? तो गिल्स ऑक्सीजन लेता है, लेकिन कैसा?
वैसा ऑक्सीजन जो पानी में पहले ही से मिला हुआ है, और अगर तुम उसको बाहर कर दोगे ना तो उसको ऑक्सीजन कहां से लेना पड़ेगा? हवा से। क्या हवा से ऑक्सीजन लेने लायक है वो? ले सकता है हवा से, गिल्स, तो इस वजह से वो मर जाता है। सर वाटर ज्यादा पानी बरसता है तो मतलब जो बरसने दो, सॉइल फर्टिलिटी आती है वो वाटर में मछली मर जाती है। फिर से सवाल क्लियर बोलो। ओवर रेनफॉल होता है तो सॉइल फर्टिलिटी जब आके पॉइंट्स में आता है तो फिर उससे डाली हो जाती है। बेटा पानी से तालाब की मछलियां क्यों मर जाती हैं? ये कौन कह दिया? ये क्वेश्चन है। देखो एग्जैक्ट इसमें होता क्या है। अच्छा ये बताओ कि जब भी बारिश होती है तो क्या बारिश तालाब में नहीं होती है? होती है ना? तो पानी तो तालाब में भी गिरता है, पर तब फिश नहीं मरती है। लेकिन जब खेतों से होते हुए पानी आता है और जाके गिरता है तब क्यों मर जाती है फिश? उसमें यूरिया के मतलब हो रहा है उसके वजह से। बात समझे? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमारे खेतों में हम किस चीज का यूज करते हैं पैदावार के लिए? फर्टिलाइजर्स। किस चीज का? अब जब फर्टिलाइजर्स पानी उसके ऊपर पड़ेगा बहुत ज्यादा, फर्टिलाइजर मिट्टी में से धुल के पानी के रास्ते कहां चली जाएगी? पॉन्ड में। फिर पॉन्ड में पूरा ऊपर एल्गी फैल जाएगा। एल्गी पूरा देखिए कोई ऐसा तालाब जिसके ऊपर खाली हरे हरे लगता है तो वही रहेगा। अब बचाओ जब ऊपर पूरा ढक गया, क्या सनलाइट अंदर जाएगी तालाब में? नहीं जाएगी। और सनलाइट नहीं जाएगी तो क्या उस पानी को ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो अंदर का मछलियां क्या हो जाएंगे? पढ़िए। चलिए आपका सवाल खत्म? नहीं। हाँ बोलिए, तो जल्दी बोलिए, लेट मत कीजिए। What are the adaptations of leaf for photosynthesis? फिर से What are the adaptations of leaf for photosynthesis? पता नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा सही बोल रहा है। हाँ वो इंग्लिश पढ़ने आता है ना? पढ़ने आ रहा है। हाँ तो अच्छा, हमको सुनने नहीं आ रहा है। What are the adaptations? आज of कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, ये तो तुम लिख के ले लो। तुम घर पहुंचो, तुम्हारा स्वागत पान पराग से होगा। चलो, What are the adaptations of leaf for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, यही सवाल है ना? Adaptations ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं, देखें। कौन सा है? अच्छा ठीक, क्वेश्चन सही है। व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कहने का मतलब किन किन कंडीशंस में लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करने योग्य होता है। तो अगर लीफ को फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या क्या चीज होनी चाहिए वहां पे? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और CO2, minerals. That is the condition the leaf want, leaf need for photosynthesis. What is the pons? हाँ? Pons. क्या होता है? What are pons? Pons is the smallest नहीं कर सकते, is the smallest organ या organ कोई भी जो हमारे ब्रेन में अवेलेबल है। ब्रेन के किस पार्ट में? हिंड ब्रेन, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक? इस हिंड ब्रेन में कौन कौन मौजूद है? तो पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। और अब इसमें पॉन्स का काम क्या है? तो आई थिंक पॉन्स का काम है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, यही है।
अरे जहां से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वहीं पे ना आंसर होगा। पॉन्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, ठीक है ना? चलिए बोलो जल्दी से। What is your crura cerebri? हाँ, CRUCRA, crura cerebri. क्रूरा सेरेब्री, ये तो साइंटिफिक नेम लग रहा है किस चीज का? हाँ, क्या किस चीज का? नो आइडिया इसके लिए। देखो तो क्रूरा सेरेब्री किसका है? ये क्रूरा सेरेब्री यानी कि ये ब्रेन से लेकर बात कर रहा है, ब्रेन के अंदर, ब्रेन का साइंटिफिक नेम्स के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है? तो मैचिंग है। क्रूरा सेरेब्री ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। ये एक जगह, एक पॉइंट जो मिड ब्रेन में पाया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के काम आती है। कैसे लिखेंगे बेटा? मैच द फॉलोइंग में कैसे लिखना है? अब मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ आंसर लिखना है, मतलब एक टाइप का, और दूसरे टाइप उसके सामने सामने उसका आंसर लिख देना है। बस ऐसे तिरछा तिरछा लाइन नहीं खींचना होता है, गंदा होता है। उसके बाद Why Mendel choose pea plant? हाँ, मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज पी प्लांट का जो जर्मिनेशन टाइम, जो ग्रोथ टाइम है, वो बहुत ही शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब आपको 15 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है? आपको 6 महीना, 5 महीना, 4 महीने नहीं रुकना है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा किस तरह का प्लांट है, इसलिए पी प्लांट चुना है। नेक्स्ट, What is your function of aqueous humor? फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो सबसे पहले एक्वस ह्यूमर होता कहां पे है? आई में। आई में किधर होता है? आई में सिलरी मसल्स के पास में होता है। सिलेरी मसल्स के किधर होता है? आगे होता है कि पीछे होता है? आगे होता है एक्वस ह्यूमर। सिलेरी मसल्स के आगे वाले कुछ होता है, खाली एक्वस ह्यूमर ही होता है। लेंस होता है सिलरी मसल्स के ऊपर और इसके आगे होता है प्यूपिल होता है। चलिए ठीक है, अच्छा गेस था आपका, ठीक है? यू आर इन द सेफ जोन नाउ। तो एक्वस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड है, जैसे आपको आंखें दिख रही है सबकी अपनी अपनी, इसके अंदर आपको कभी गौर से आईने में देखना हो तो आपको ब्राउन ब्राउन के अंदर कुछ लिक्विड लिक्विड दिखेगा, वो लिक्विड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का काम होता है हमारी आंखों को एक्स्ट्रा इंटेंसिटी लाइट से बचाना। जैसे लाइट तो आ रही है, उसको थोड़ा उसकी इंटेंसिटी क्या कर देता है? कम कर देता है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमारे लेंस को और प्यूपिल को एडजस्ट करने में मदद करता है। जैसे कोई मशीन होती है तो उसमें हम ग्रीस डालते हैं ना, ताकि मशीन कैसे चले? सॉफ्ट। वैसे ही जस्ट लाइक एक्वस और ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, resistivity is the phenomena, resistivity is the phenomena in which it depend on the some following factors, ठीक है? जैसे when only one, that is nature of material, बस एक रेजिस्टिविटी बस एक आइटम पे डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी आपने किस मटेरियल का उपयोग किया है, ठीक है? रेजिस्टेंस और सब चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ एक पे करती है, बाकी सब चीजों से क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी कि आपने लोहा यूज किया है कि टीना यूज किया है कि कॉपर यूज किया है कि अलॉय यूज किया है, केवल बस इस पे डिपेंड करेगी। इस पे डिपेंड नहीं करेगी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना पतला है, इससे कोई मतलब नहीं। ओके? डीसी क्या? डीसी क्या? सबसे पहली बार बेटा
गुटखा नहीं खाते हो, तो जो बात है वो अच्छे से इत्मीनान से इसको आराम से पेश करो कि सारे बच्चे भी सुन सकें। वो बहुत कुछ भी फंसेगा, तो गले के साथ साथ और भी कुछ फंसेगा, कैसे निकलेगा वो सब? कोचिंग फंस रहा है, क्वेश्चन फंस रहा है, फंसने दो, बोलो क्वेश्चन को फिर से बोलो, सारे बच्चे बिल्कुल आराम से सुन सकें उसको। व्हाट इज अ डीसी मोटर? व्हाट इज अ डीसी मोटर? तो सबसे पहले जान लेंगे मोटर क्या है। तो मोटर इज अ डिवाइस, ठीक है, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल has provided a current through its electrode between the two magnets, it rotate। पता नहीं पड़ा? चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy। ये कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना? अरे अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर बोलेगा आप बोलना इलेक्ट्रिक मोटर ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इतना तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। अब एसी मोटर क्या होता है? तो एसी मोटर वो होता है जो मेन लाइट से चलता है, जो पोल से लाइट आती है उससे चलता है, उसको बोलते हैं एसी मोटर। और एक होता है डीसी जो बैटरी से चलता है, 12 वोल्ट 6 वोल्ट की जो बैटरी होती है उससे, जिसको बोलते हैं डीसी मोटर। अब आपने सवाल क्या पूछा है? डीसी मोटर। डीसी मोटर यानी वो मोटर जो बैटरी की सप्लाई से चले, ऑपरेट हो, उसको बोलते हैं डीसी मोटर। या जो मोटर डायरेक्ट करंट से ऑपरेट हो उसको बोलते हैं डीसी मोटर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रील? एलील। एलील इज अ स्पेशल काइंड ऑफ जीन। एक अलग तरह का जीन होता है, एक स्पेसिफिक जीन होता है जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है बॉडी में। जैसे कोई फिक्स चीज है, जैसे हेयर एक फिक्स हो गया कि यही करेगा बंदा, उसको एलील कहते हैं। आई कलर फिक्स हो गया कि यही वाला जीन बस आई कलर को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज एलील। स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरली होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, स्माइल में सबके लिए चांस है, सबको बराबर मिलेगा। दैट इज योर टर्न एंड आफ्टर योर दैट इज माइन टर्न। चलिए तो अभी क्या बोला हमने? तो सवाल था हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? तो होती है फीमेल बॉडी। तो एक तो हेल्थ किसका बढ़िया होना चाहिए? फीमेल का होना चाहिए बढ़िया, क्योंकि किसी भी बेबी को लॉन्ग टाइम तक बॉडी में किसको होल्ड करना है, इसलिए उसको होल्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए। द इन्वायरमेंट, द फिजिकल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर अ पर्सन और अ लेडीज और अ फीमेल, ठीक है, फॉर अ फीमेल विच हेल्प टू गिव अ बर्थ ऑफ यंग वन को बर्थ करने के लिए एक ऐसा कंफर्टेबल सूटेबल इन्वायरमेंट जिसमें बिना किसी दिक्कत के फीमेल बॉडी उसको कैपेबल होल्ड कर सके और बर्थ दे सके, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव। ठीक है, देखो एक चीज है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके चलते आप लोग सीखने की कोशिश करो, ये सब चीजें दिमाग में फीड करने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो मैंने टिक लगवा रहा हूं उसमें से भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को आसानी होगी, बजाय मुआसी मारने के थोड़ा सा ध्यान दो बातों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ईस्टर? फिर से ईस्टर। अच्छा, केमिस्ट्री। देखिए ईस्टर इज अ स्वीट स्मेल,
मटेरियल, स्वीटिंग स्मेल मटेरियल कह सकते हैं। एक ऐसा केमिकल होता है जिसका जो स्मेल होता है बहुत ही स्वीट होता है। स्वीट कहने का मतलब सुगंधित कह सकते हैं, ठीक है। जैसे परफ्यूम्स होते हैं, परफ्यूम्स इसके अंदर होता है साबुन, लक्स, लाइफबॉय उसमें लक्स में प्रचार करती है एक्ट्रेस, गुलाबों की खुशबू, उसमें गुलाब की कोई खुशबू नहीं होती है, उसमें किसकी खुशबू होती है? ईस्टर की होती है, ठीक। ईस्टर क्या है? तो ईस्टर is a chemical process, chemical liquid substance that is formed by combining ethyl alcohol plus ethanoic acid। जब हम इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड को दोनों को आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं केमिकली, तो हमको ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। सर इसी वजह से परफ्यूम में भी आग पकड़ लेता है क्या? एकदम। पर देखो परफ्यूम में आग पकड़ने का दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल होता है, ठीक है। इथाइल स्पिरिट जो होती है वो होती है, और अल्कोहल फ्लेमेबल है, आग पकड़ सकता है। इस वजह से स्प्रे जो स्प्रे होते हैं वो बहुत सारे लोग उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्प्रे के अंदर क्या होता है? अल्कोहल होता है। हाँ, लगाने की जरूरत क्या है जब अंदर जा रहा है तो? चलिए बोलिए। What is atomicity? Atomicity. Atomicity can be defined as the number of atoms any element have। किसी भी एलिमेंट का जितने भी एटम एक साथ होके उसको स्टेबिलिटी प्रदान करें, उन्हीं को बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1, उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन Cl2 बनता है, और क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसकी एटॉमिसिटी कितनी? 2। सल्फर, इसकी एटॉमिसिटी कितनी? 8, क्योंकि सल्फर के 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। What is ionization? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन है तुम्हारे क्लास में? पढ़े थे। कौन सी किताब पढ़े थे? एनसीईआरटी में आयोनाइजेशन है? हो सकती है, वैसे होना ही चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन थोड़ा हाई लेवल का बात होती है, ठीक है। देखिए आयोनाइजेशन का मतलब किसी भी एटम को जब हम आयंस में परिवर्तित करते हैं, ऐसा करने में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एटम टू कन्वर्ट इट इनटू आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ से परे हमको पता है, छोड़ो रहने दो। किसी को समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटरेक्ट कैसे सही करेंगे? कैटरेक्ट कैसे सही होगा? कैटरेक्ट कैसे सही होगा? बेटा तुम एक ही बार में सवाल बोल सकते हो आराम से, और थोड़ा तेज बोलोगे तो सब सुन लेगा, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए बोलना हो बार बार। कैटरेक्ट सही कैसे करें? हाँ, इसी टाइप का आपको एक ही बार में सवाल करना है, ठीक है। देख कैटरेक्ट के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेजर ऑपरेशन से एक थिन लेयर आंख के ऊपर से हटा देते हैं, कैटरेक्ट करेक्ट हो जाता है। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम ब्लर हो जाता है विजन, आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है ना, धुंधला ही दिखता है। जैसे अक्सर कभी कभी मॉर्निंग में आप उठोगे ना, तो जब पूरी आंख नहीं खुली होती है तो सामने ब्लर ब्लर दिखता है, यस सर। उसी टाइप का आपको पूरा दिन दिखेगा। नहीं नहीं, कैटरेक्ट होने के लिए जब बहुत ज्यादा धूल धक्कर हीट टेम्परेचर में रह रहे हो, तब आंखों के ऊपर गर्दे की लेयर आ जाती है।
ट्रक वालों को ये जाता वो वाला काम कर रहे हैं। अच्छा ट्रक वालों को ज्यादा होता है कैटेगरी का। हाँ देखो, ट्रक ड्राइवर तो ज्यादा हो जानते हो क्यों? सब लोग का क्यों? atmosphere बदलता रहता है। हाँ, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है। जैसे कोई ट्रक ड्राइवर इस समय दिल्ली में है, जाना है उसको तमिलनाडु, तो दिल्ली में ठंडी है, तमिलनाडु में गर्मी है ना, तभी उसको जाना पड़ा हिमाचल, तो तमिलनाडु में गर्मी है, हिमाचल में ठंडी है। तो ये कॉन्टिन्यूसली परिवर्तन हो रहा है ना एटमॉस्फेयर, और इसमें होता है जो मटेरियल आता है आंखों में लगता है, इससे कैटरेक्ट होता है। Who discovered first element? फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट की खोज आदि मानव ने की थी। अब आदि मानव का कोई नाम तो है नहीं, पर हम उसका नाम एन से शुरू करवा सकते हैं, बोलोगे तो। नाजिर सेपियंस। नाजिर सेपियन। पीछे से कैसे में भी तो वही है। अरे है तो इंसानी ना, तो है तो इंसानी की बात हो रही है ना। आदि मानव भी तो क्या थे? इंसान थे, बस उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। इतना ही डिफरेंस था बस। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, इमोशंस कौन से हाथ में कंट्रोल करता है? किस तरह के इमोशंस की बात कर रहे हैं? क्योंकि इमोशंस आर ऑफ मेनी टाइप्स। जब चोट लग जाता है तब चोट लग जाता है, चोट लगने में दर्द का इमोशंस होता है। ये कहें को हार्मोन कंट्रोल करने लगे। वेट, जब आपको चोट लगेगी, कट हो जाएगा, तो सेंसरी और मोटर दिमाग तक बातें पहुंचाएंगी। इसमें हार्मोन से क्या मतलब है? अब तुम हाथ करवा के हार्मोन के चलते चलोगे? हार्मोन का लिंक बताओ इसमें। दूसरा बताया, जैसे आर्यन ने बताया था इसका टूट गया है, तो आप एग्जैक्ट सवाल पूछो तो ओके चोट का मतलब, चोट का मतलब जो होता है ना, चोट का मतलब होता है हमेशा मतलब चोट का मतलब ऐसे भी चोट होता है, हमेशा यही वाला चोट छोड़ना होता है, उसकी बात कर रहे हो। इस वाले केस में हमारे ब्रेन में जो होता है ना, वो एक तरह का हार्मोन होता है, जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट तो नाम ना बता पाऊंगा मैं, पर डोपामिन की तरह होता है। डोपामिन एक लिक्विड है, केमिकल लिक्विड है, उसी की तरह होता है। हाँ, जो नहीं मतलब इमोशन देता है उसका ना, डोपामिन की तरह ये होता है लिक्विड, जो हमारे शरीर में जब हार्ट ब्रेक होता है उसका इमोशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिफाइन वन वर्ड। वन वोल्ट का मतलब है, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, V इक्वल टू W बाई Q, यही फॉर्मूला है बेटा हम लोग। ठीक है, अगर W इज इक्वल टू 1 जूल और Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर आपने इतना लिख दिया बेटा, तो आपको 1 वोल्ट का नंबर मिलेगा। बस यही लिख देना है वर्ड। तो यू कैन गिवन दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यानी अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो जब एक कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, उसी को हम कहते हैं 1 वोल्ट। यानी डेफिनेशन में 1 जूल पर कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट। मस्त क्वेश्चन है, फ्री फोकट का आधा एक नंबर मिल जाएगा। रब रखा। चलिए नेक्स्ट। Who discovered symbol of element? Who discovered symbol of element? First. देखो प्राइमरीली अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा जॉन डल्टन ने की थी सबसे पहले। आपके पास नॉलेज की कमी है तो क्या करूं मैं?
सबसे पहले इसकी खोज ये क्लास 9th में है पहली बार, इसका 10 से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका उपहार आपको दूंगा बाद में। तो अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट की खोज सबसे पहले जॉन डल्टन ने की थी। कि एलिमेंट की खोज नहीं, एलिमेंट को सिंबल, जानते हो कैसे दिखाते थे? ऑक्सीजन को ऐसे, कार्बन को ऐसे, यानी सिंबल है कैसा फिगर वाला। ये बताओ कौन को फिगर याद होगा? कौन को फिगर याद कर लोगे? नहीं होगा याद। इसको बोलते थे पिक्टोग्राफिक सिंबल। क्या बोलते थे? फिर बाद में चल के एक साइंटिस्ट आए स्वीडन के, जिसका नाम है जे बर्जीलियस। क्या नाम है? जे बर्जीलियस। उन्होंने ये अल्फाबेट का सिंबल दिया और वही आज तक चलता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट के नाम का पहले एक या दो अक्षर को जब हम कंबाइन करेंगे, दैट इज इट्स सिंबल। टिंडल इफेक्ट। देखो, टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट क्या होती है? पार्टिकल से टकरा के, जैसे मान के चलो कि ये है बेटा व्हाइट लाइट और यहां पर है पार्टिकल, इससे टकरा के कई सारे भाग में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट। तो कभी गौर करना, जब फॉग सीजन है, फॉग का मतलब अभी जो धुंध का टाइम था, कोहरा वाला, जब तुम उसमें टॉर्च जलाओगे ना, तो जहां तक टॉर्च जाएगा वहीं नहीं जला होगा। टॉर्च जहां रोशनी नहीं भी जा रही वहां पर तुमको ऑलिव दिखेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। व्हाट ये रेडियाई? रेडियाई ये तो मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स से सॉल्व पूछोगे साइंस में, फिजिक्स में रेडियाई हो कहां है बताओ तो? ये तो मैथ में ही है। देखो, रेडियाई तो बहुत कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। रेडियाई के रेडियस को रेडियाई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। रेडियस एक वचन, रेडियाई बहुवचन, यानी जब एक से अधिक रेडियस हो जाते हैं उसको रेडियाई बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे ये मैथमेटिक्स का ही है, फिजिक्स में तो पता नहीं है, फिजिक्स में है एनसीईआरटी लैंग्वेज, किसमें है, किस टॉपिक में है? रेडियाई कॉन्वेक्स लेंस वाले में, दोनों में है, ठीक। और नेक्स्ट बोलो, कंप्लीट। चलिए, नाजिर का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पूर्णतः आप संतुष्ट हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन गुप्ता। कंप्लीट। तो उसके तो फिर बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम बताएंगे आपको। अभी जो बोलने लायक चीज है वो हमसे पूछ लो, फिर बोर्ड बता देंगे। एक ही सवाल है, ए ओनली वन। चलो ठीक है, बता देते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम एनिमल के हाथ में बात कर रहा हूं ना, तो एनिमल में जो हार्मोन सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक है, इन दो तरीकों से। उसके बाद क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो हमारा हार्मोन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्लैंड से। क्या होता है? क्योंकि ये दोनों निकलते कहां से हैं? ग्लैंड से निकलते हैं। अब सबसे पहले कौन सा ग्लैंड है? पीनियल, फिर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस, फिर इन लीवर से तो जूस निकलता है ना, हाँ, मान लो कि कौन सा पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के बाद और कोई है जिसमें से निकलता है हार्मोन?
नहीं, कोई ग्लैंड है? हाँ है, ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी। तो देखो बेटा, ये है टोटल ग्लैंड आपके क्लास टोटल। अब इनसे अधिक ग्लैंड नहीं है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा आपको पेपर के, ठीक है? जैसे आपको एक फिगर दे सकता है, उस फिगर में ऐसे लाइन खींच देगा, इंडिकेट कर देगा, उस इंडिकेशन में से आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है और ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, उसका फंक्शन नोट करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका बोल देगा मैचिंग में, 3-4 दे देगा आपको ग्लैंड इधर और 3-4 दे देगा हार्मोन, कहेगा मैच करो। तीसरा आपको क्वेश्चन देगा 3 नंबर वाले में। 3 नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो जैसे बोल देगा डिफाइन हार्मोनल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का 1। फिर 13 का 2 डिफाइन अब बोलेगा स्टेट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तीसरा स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्टिस एंड ओवरीज हार्मोनल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन 13 नंबर जिसके अंदर 3 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर मिलेंगे जिसे एक ही के अंदर 3-3 को सवाल पूछेगा, ठीक है? ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है? कम से कम 7-8 सवाल मिलेंगे। अब आपको तीनों का सेपरेट आंसर देना है, तो ऐसे सवाल पूछता है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? है? चलो अब इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है? ये है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो शरीर के अंदर हो। तो शरीर के अंदर तो बेटा दोनों होता है, इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। बात आती है डक्ट की। किसकी बात आती है? डक्ट समझते हो? जिसमें स्टोर होता है। जैसे कोई ऐसा हार्मोन है जो स्टोर हो गया, और जब बॉडी कही ना कि छोड़ तो छोड़ दिया, फिर स्टोर कर लिया, कहा छोड़ तो छोड़ दिया। तो 2 तरह के हो गए, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। थोड़ा सा अगर करेक्ट करना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इंडोक्राइन का मतलब ऐसे ग्लैंड जो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और एक्सोक्राइन मतलब ऐसे ग्लैंड जो अपना हार्मोन किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? डक्ट में रखते हैं। नहीं समझे? हाँ या ना? तो फिर हाँ क्यों कर? आपका ध्यान नहीं है यहां, वो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? तुम तो विश्वामित्र के बाप निकल रहे। यहां मेनिका नाच रही थी, वो सरक गई धीरे से वहां से। सोचो वो मेनिका है जो गई नाच के सामने से, और आपका कंसंट्रेशन भंग हो गया। तो कितना तुच्छ सा कंसंट्रेशन था जो भंग हो गया किसी के द्वारा। कंसंट्रेशन का मतलब वो होता है जो एक बार अगर मन लगा दिए तो किसी का बाप नहीं ला सकता। कम से कम वो कंसंट्रेशन बनाना सीखा जाता है। चलो, इंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन ब्लड में डायरेक्ट छोड़ दे, ठीक? एक्सोक्राइन का मतलब जो हार्मोन ब्लड में ना छोड़े, उसको कहां रखा है? कहां रखा है? डक्ट। तो ये हो गए 2 तरह के हार्मोनल ग्लैंड। सबसे पहला पीनियल। पीनियल ग्लैंड कहां होता है? हम लोग के हेड में होता है। इस ग्लैंड का काम क्या है? इस ग्लैंड का काम है हमको नींद देना, बहुत जबरदस्त नींद देना, ठीक है? कहने का मतलब कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं रात को सोते समय बल्ब ऑफ करके सोते हैं, यानी कि पूरा अंधेरा के सोते हैं। जब ऐसा होता है ना, तो पीनियल ग्लैंड पूरे बॉडी को मैसेज देता है कि देखो रात हो चुकी है, अब सब कोई सो जाओ। तो वो माहौल प्रोड्यूस करता है। कौन? तो ये ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? डायरेक्ट हार्मोन छोड़ता है ब्लड में, डायरेक्ट बनाएगा छोड़ेगा, बनाएगा छोड़ेगा, छोड़ देगा। समझ? उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल है और नीचे कौन है? पिट्यूटरी। ये मास्टर है
तो प्रिंसिपल हमेशा मास्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, कहता है मास्टर तुम ये करो, इस क्लास में जाओ, उस क्लास में जाओ, ये करना है, ऐसे पढ़ाना है, होता ही नहीं होता। तो हाइपोथैलेमस काम यही है, वो पिट्यूटरी कहता है कितना रोकना है, कितना छोड़ना है, कितना बनाना है, नहीं बनाना है, इसलिए हो गया हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पिट्यूटरी का मतलब इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये टीचर है और ये एक हार्मोन छोड़ते हैं जिसका नाम क्या है, HGH। क्या छोड़ता है? HGH। इसका नाम क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है ये हार्मोन? हमारे शरीर के विकास में क्या करता है, मदद करता है। और जब हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम मरे नहीं तब तक हमारी बॉडी में क्या करता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, धड़ाधड़। समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, थायराइड। ये कभी देखो ऐसे जैसे गला फूल गया हो, बोलते हैं उसको थायराइड हो गया। इसका मतलब क्या कि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम क्या है बेटा, थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। यानी एक ऐसा हार्मोन है थायरॉक्सिन जो हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। ये समझ बेटा, थायराइड किसको कंट्रोल करता है? आयोडीन, नमक नहीं, आयोडीन को बैलेंस करता है बॉडी में। उसके बाद क्या नाम है, पैराथायराइड। ये कैसा हार्मोन छोड़ता है? तो ये हार्मोन छोड़ता है पैराथायरॉक्सिन। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। कौन? तो थोड़ा सा ये थायराइड था, ये पैराथायराइड, ठीक है। नाम देखो यहाँ पैराथायराइड, और थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे ये 11वें जगह पे, तो इसको बोलते हैं एक थाइमस। जो ग्लैंड है वो यहाँ होता है, यहाँ देखो गड्ढा होता है ना हम लोग का, ये गड्ढा यहाँ पे ऐसे चेस्ट के पास थोड़ा सा, यहाँ पे थाइमस। और ये ग्लैंड क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को मैनेज करता है। क्या चीज? यानी आपकी बॉडी कितनी साफ, कितनी सही और कितना बीमार पड़ रहे हैं आप, ये कौन डिसाइड करता है? अगर थाइमस ग्लैंड अच्छा वर्क कर रहा है तो बॉडी कम बीमार पड़ेगी, अगर बढ़िया वर्क नहीं कर रहा तो ज्यादा बीमार। वो अंदर से हार्मोन निकाल के पूरा बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब हम क्या, हम तो कुछ करते नहीं है, जब आप कमर पसंद और पान बहार और ETC निपटाते हैं तो उससे इसको बूस्ट मिलता है, ठीक है। और ये बहुत तेजी से काम करता है, नहीं समझ में? प्रैक्टिकल दिखाया जाए, अरे हाँ तो थाइमस ग्लैंड का काम है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास से 4 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। 4 हार्मोन नहीं कह सकते, 3 जूस निकलते हैं और 1 हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो जूस के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, किसके बारे में पढ़ना है? कौन है वो? इंसुलिन। कौन है? जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल। इस पे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, पिछले साल पेपर में क्वेश्चन पूछा था इंसुलिन के ऊपर। तो इंसुलिन ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, अगर बैलेंस नहीं कर पाता ना तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज, आपको शुगर हो जाएगा। और शुगर 2 तरह का होता है, एक होता है जिसको लो हो जाता है, एक होता है जिसको हाई हो जाता है। जिसको हाई हो जाता है ना उसको पता चलता है कि हाई हो रहा है, चाहे हाई हो गया है, मतलब होशो हवास में रहता है। जिसका लो रहता है ना वो अजब किस्म का रहता है, चलते चलते रास्ते में उलट जाएगा, कब लो हो गया उसको खुद को भी नहीं मालूम, ठीक है। लो वाला सबसे खतरनाक होता है, कब लो हो सकता है। इसीलिए लो वाले लोग हमेशा जेब में चॉकलेट लेके घूमते हैं। क्या लेके घूमते हैं? मैक्सिमम कितना होता है क्या? हम लोग का विजय में देखिए
ना? नहीं, उसका एक मीटर है कि हाँ अगर 110-20 तक है आपका ब्लड शुगर तो क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। और अगर 140 से अधिक गया, ठीक है, तो इसका मतलब आपका हाई ब्लड शुगर है। क्या है? हाँ, और हाई अगर है तो आपको दिक्कत की बात है। सर क्या होता है ब्लड शुगर? देखो ये सबसे दुनिया की सबसे गंदी बीमारी है, ठीक है, बहुत बेकार बीमारी है। ऐसी इतना बेकार बीमारी है ना कि मान लो कि अगर एक बार तुमको हो जाए तो तुम चाह के भी कुछ खा पी नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे ये बीमारी आपके पूरे शरीर को क्या कर देती है? खोखला कर देती है अंदर से। होगा तो शुरू में डायबिटीज, फिर आपकी किडनी खराब हो जाएगी, फिर आपका हार्ट में डिजीज हो जाएगा, उसके बाद पेट खराब रहेगा, लीवर तो पहले ही से गड़बड़ाएगा, उसके बाद इंटेस्टाइन भी खराब हो जाएगा, फिर आंखों से कम दिखेगा, उसके बाद सांस कम ली जाएगी, दिमाग चकराएगा और शरीर फटने लगेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पेन होगा आपको, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां ना उनके बीच में दरार आने लगेगी, अंदर अंदर इंटरनली खिंचाव होने लगेगा। हाँ, सबसे आखिरी में लगेगी। मैं किसी भी डायबिटीज के केस में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है ये। चलो नेक्स्ट किसकी बात करें बेटा? टेस्टिस। अब टेस्टिस में दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स का हार्मोन और एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का हार्मोन। तो जब आप बचपन में होते हो, मतलब बचपन में पैदा होते हो, उस समय जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में चल रहा होता है वो प्राइमरी में काउंट होता है, ठीक है। और एक बार जब 12 साल के हो जाते हो उसके बाद बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिससे कैटेगराइज हो जाता है कौन बॉय और कौन गर्ल है। क्योंकि अगर 4 साल के बच्चे को अगर तुम बॉयज के कपड़े पहनाओ चाहे गर्ल्स के, घंटा नहीं पता चलेगा कि वो बॉय है कि गर्ल है, समझ रहे? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाओगे। कितना तुम स्ट्रांग हो, स्ट्रांग कैसे हो? स्ट्रांग से क्या पता चलने वाला है? दिमागदार हो गए, ठीक है। चलो, तो टेस्टिस में दो जो एक हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो कौन है? वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही ओवरी फीमेल्स में इसमें दो मेनली हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन है वो हमेशा बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमेशा, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान आता है, ताकि आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इक्वलाइज क्या कर सके? मेंटेन कर सके। समझा? तो ये था हमारा पूरा हार्मोन का सिस्टम। और एक बचता है इसमें बेटा, इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। हमारे बॉडी में हर एक हार्मोन का एक लिमिटेशन कि कितना प्रोड्यूस होना है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। इसको जो पूरे बॉडी में मैच करता है उसका नाम है फीडबैक। क्लियर? ऐसे होकर के ये वाला हो जाता है आपका सिस्टम। क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलिए आरिफ। यस सर। सवाल पूछो। सर बेकिंग देखिए बेकिंग सोडा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके संग ब्लीचिंग पाउडर, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे से सवाल बन सकता है। बेकिंग सोडा में जो मेन जानना है आपको, उसका केमिकल नेम क्या नाम है उसका? तो उसको बोलते हैं NaHCO3। थोड़ा मेंशन कर देता हूं मैं, NaHCO3, बस ये लिखेंगे। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? ये इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। ये खाने वाला सोडा होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है जनरली
इसका प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं कास्टिक सोडा की मदद से। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, क्या बोलते हैं? NaOH की मदद से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा को फिर फर्दर ट्रीट करेंगे अगर हम लोग, तो वहां पे बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर, जो ब्रेड में उपयोग करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बेकिंग सोडा का इंपॉर्टेंस जानते हैं, इसका बहुत मेन इंपॉर्टेंस है। फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसके यूज है। कहां पे? फूड इंडस्ट्री। और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, किसमें? तो फूड इंडस्ट्री में बताने की आवश्यकता है हमको, तो केक, कप केक या किसी तरह का केक, बेकिंग सोडा। खाना का जो कभी न्योता होता है ना, उसमें जो खाना बनता है, उसमें जो रोटी होती है, रोटी, उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी ऐसा खाना जो पफी हो, कैसा हो? पफी का मतलब फूला हुआ, दबाने पे नरम हो एकदम, इसका मतलब उसमें किसका उपयोग किया गया है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग किया गया है। समझ? तो ये था उपयोग पहला खाना में। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे होता है? तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो होता है लाल रंग के टीना होता है ना, आईडी स्कूल में देखा होगा, ऐसे लगा रखा है, उसमें से पाइप होता है, उसमें होता क्या है? तो इस बड़े से कंटेनर में यहां पे एक छोटा सा ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होता है, जिसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक। और नीचे क्या मौजूद होता है? सोडा। कौन सोडा? बेकिंग सोडा। तो जब ये बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में क्या जाते हैं? मिलते हैं, तब किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तब बहुत ज्यादा CO2 का। और ये CO2 क्या करता है? ये CO2 आग को चारों तरफ से क्या कर देता है? घेर देता है, जिससे ऑक्सीजन और आग जलना बंद हो जाए। समझ में आया सबको? आगे पीछे सभी को? ठीक। चलिए अगला सवाल। बार मैग्नेट में क्या दिक्कत है? देखिए, बार मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच देयर आर टू पोल्स। कितने पोल्स? टू। वन इज नॉर्थ, another is south, and there is a field line. What is field line? From north से निकलेगा south में जाएगा, साउथ से अंदर अंदर, फिर नॉर्थ से बाहर बाहर, साउथ से अंदर अंदर। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो साइक्लिक होता है। कैसा होता है? क्योंकि वो पूरा कंप्लीट 360 क्या करता है? घूमता है पूरा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे क्या होगा, इसलिए वो साइक्लिक। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, यानी कि द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट अंडर विच another ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को, उसी फोर्स को जो लगाया गया है, इसी फील्ड को लगा, जिस फील्ड में ये फोर्स लगा है, उसी फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन जिसको हम दिखाते हैं डॉट डॉट से कि निकला जो गया, उसको बोलते हैं फील्ड लाइन। कैसे इसको लिखेंगे? हाथों से। अभी तो मैंने डेफिनेशन के साथ साथ बोल रहा था, हिंदी में भी इंग्लिश में। ओजोन लेयर की तो चर्चा हो चुकी है। कहाँ? देखिए, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाला एक ऐसा लेयर है जो कि अर्थ पे ब्लैंकेट की तरह काम करता है।
किस चीज से बचाता है? यूवी रेडिएशन। यूवी से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। खत्म। कैसे इसको लिखेंगे? ओजोन इज अ लेयर, ओजोन इज अ लेयर ऑफ एयर contain O3 molecule, contain O3 molecule which help to protect the UV radiation incident on Earth surface, The UV radiation. incident on Earth surface। हो गया? नहीं हुआ? एक मिनट। हो गया? नेक्स्ट सवाल। अभी आपका टाइम नहीं है बेटा, रुको। रुक जाओ, हमको बोल देना है। आरिफा खत्म हुआ तब आएगा। सर मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है जिसे चेक करते हैं हम लोग। बता दीजिए। हर एक चीज का डेफिनेशन नहीं पूछता है पेपर में कि कैसे लिखेंगे, बताना है। पेपर में आपसे पूछ देगा कि कौन से डिवाइस से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं। कौन सा डिवाइस? मैग्नेटिक कंपास। कौन सी डिवाइस से हम डायरेक्शन पता करते हैं अर्थ पे? मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इस तरह का जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसमें। फास्ट करो बेटा, टाइम नहीं है। हो गया? चलिए रबिया। How does chemical coordination take place in animals? How does chemical coordination take place in animals? केमिकल Coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछ रहे हैं आप? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम आपके सामने है। एक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम माने यानी जिसके अंदर नर्व्स जाते हैं। तो नर्व्स मेनली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्रेनियल नर्व्स, विसरल नर्व्स, और एक और होता है, क्या नाम है उसका? बोलो, नहीं मालूम? तो सबसे ऊपर लिखेंगे नर्व्स, और नर्व्स में तीन ऐसे ब्रांच डालेंगे। एक में लिखेंगे आपका क्रेनियल, दूसरे में लिखेंगे स्पाइनल, और तीसरे में लिखेंगे विसरल। हो गया? यस सर। अब बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स। वो नर्व्स है जो ब्रेन को बॉडी के पूरे पार्ट से क्या करता है? जोड़ा रहता है। जोड़ देता है। दूसरे में स्पाइनल वो नर्व्स है जो बॉडी को बैकबोन से पूरे क्या करता है? जोड़ देता है। और विसरल वो नर्व्स है जो क्रेनियल को और स्पाइनल को दोनों आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, ये हो गए तीन नर्व्स। अब इन तीनों नर्व्स में एक रास्ता होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, और एक रास्ता होता है इंफॉर्मेशन आने का। तो जो दो होते हैं, एक को कहते हैं सेंसरी, दूसरे को कहते हैं मोटर। तो ये होता है पूरा सिस्टम, और इस सिस्टम को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है सी। समझा ना? और एक हो गया आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर वो ब्रेन की क्लासिफिकेशन करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर होते हैं जो हमारे नर्व्स, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ही मजबूत रखना चाहिए जीवन भर।
नहीं तो फिर भविष्य में बहुत दिक्कत होती है स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा ऊर्जा का संचार है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड किसी का गड़बड़ा जाता है, पूरे शरीर में तकलीफ रहती है हमेशा। इसीलिए स्पाइनल जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो भी कभी देखना, कभी मूवीज में चाहे टीवी में, यहाँ पे पीछे चक्र 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 बन जाता है। कभी देखे होंगे मूवीज में किसी, वो चक्र कहाँ बनता है? रीढ़ की हड्डी पे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी किसी भी जानवर के अंदर ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि ये बताओ कि बैटरी इंपॉर्टेंट है कि तार? तो इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन अगर तार नहीं रहेगा तो किसी भी बैटरी से काम नहीं होगा। सोचो, बैटरी रखे हो और बल्ब रखे हो, तार रखबे नहीं किए हो, तार में नहीं रहेगा तो बैटरी छोटा हो चाहे बड़ा, क्या ही फर्क पड़ता है? बोलो। अच्छा, बैटरी रखे हो छोटा, तार रखे हो और बल्ब रखे हो, अरे कम से कम थोड़ा भी तो बत्ती चलता है ना। अब सोचो, बड़ा बैटरी रखे हो एकदम बहुत बड़ा दुनिया का, और तुम्हारे पास तारे नहीं, कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। देखिए, मेंडल कंट्रीब्यूशन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल की कंट्रीब्यूशन। एक है आपका प्राइमरी वाला, प्राइमरी मतलब जिसके अंदर 2 पी प्लांट को टॉल को पैरेंटल क्रॉस करवाते हैं। पैरेंटल क्रॉस का मतलब कि अगर हम गौर करें तो ये वाला एक क्रॉस करवाया हमने और ये वाला दूसरा क्रॉस करवाया। तो ये बताओ, ये दोनों के दोनों प्योर है ना, और दोनों के दोनों प्राइमरी क्रॉस कर लेंगे तो ये होता है पैरेंटल क्रॉस। जब ये दोनों क्रॉस कर लेंगे ना तो टीटी 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 और टीटी चारों के चारों कैसे होंगे? टॉल आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव। हो गया, ये हो गया पैरेंटल, ये हो गया F1, और जब इन दोनों को पकड़ लेगी ना, इन दोनों को, तो टीटी करेगी क्रॉस तो ये हो जाएगा टीटी और ये हो जाएगा टीटी टीटी और टीटी। तो देख, ये टॉप है प्योर, ड्रॉप है प्योर, हाइब्रिड F2 हो जाए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इस पे से क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा। इसका पैटर्न याद कर लेगी अगर एक कैरेक्टर पे, टॉल वाले पे, बस जाके वहां पे छापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये था आपका मेंडल हाइब्रिड का इनहेरिटेंस कंडीशन, जिसमें हम लोग मोनो हाइब्रिड की बात नहीं, मोनो का मतलब एक कैरेक्टर की बात करते हैं बस, टॉल की। और एक आता है जब आपका राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड याद आ जाता है, वो आता है जब, तो उसके अंदर रेशियो क्या बनता है? 9:3:3:1। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेशियो याद है इसका सभी का जीनोटाइपिक फेनोटाइपिक समझ लो, आप बहुत सही कंडीशन में हो। इसको हाँ, येलो रिंकल ग्रीन इस टाइप की चीजें आती हैं, आप वहां पे ये सब रेशियो मौके पे काम आता है। पूरा नहीं लिखेंगे, केवल रेशियो लिख देंगे तो कम से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तो मिल ही जाएगा बिना कम। इसलिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ये सब बूस्टर होते हैं। बूस्टर का मतलब नंबर और बूस्ट कर देते हैं। अगर लिख दोगे ना, जैसे कि आपको एक चीज करना है सबको कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो उसके आंसर में एग्जाम्पल जरूर लिखना, एग्जाम्पल जरूर से लिखना एकदम, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने में बेनिफिट है। एग्जाम्पल जानते हो क्या करता है? एग्जाम्पल हमारे आंसर में जितनी भी कमियां होती हैं उसको क्या कर देता है? ढक देता है। ये बेनिफिट है इसका। तो छोटी मोटी गलती भी जाती है ना तो आपको नंबर मिलता है फिर भी, क्योंकि आपने एग्जाम्पल लिखा, इसका मतलब आपने उस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा है। बुझे? नेक्स्ट, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना था उसको, है ना? चलिए कल भी हम लोग मिलेंगे जब, तो इसी टाइप का क्लास रखा जाएगा। सही है ना? इसमें आप सारे अपने डाउट्स पूछ ले रहे हो। बस ये कि बाकी सब बच्चे सपोर्टिव नहीं है,
तो इसे मैटर उससे नहीं है कि सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे एग्जाम आपको पर्सनल देना है, किससे मतलब नहीं है। तो इसलिए अपना क्वेश्चन क्लियर करो तभी जाओ, वरना क्योंकि तुमको कोई बचाने के लिए अलग से नहीं, दुनिया से कोई धरती से अरे आसमान से उतरेगा और कहेगा वाह तुम कहां थे, हम तुम बचाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट अलिया पूछो। इंडिकेटर केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट। तो इंडिकेटर्स आर टाइप ऑफ केमिकल और टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। कि जब भी हम एसिड और बेस पता करने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जैसे लिटमस, लाइकेन, ठीक है, ऑनियन, रेड कैबेज, टर्मरिक, वनीला, ये सब क्या है? नेचुरल। क्या है? नेचुरल। और एक होता है सिंथेटिक जो लैब में बनते हैं, जैसे फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, लैब वाले। अब आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि किसमें क्या कलर देता है। समझ आया? कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर याद रह गया, मौके पे चौका लग गया। नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं ना, तो ये जुड़ते कैसे हैं? किंग और भिखमंगे की तरह। मतलब एक राजा होता है जो बहुत दानी होता है, एक भिखमंगा होता है जो उसको लेने वाला होता है। तो राजा दान में क्या देता है, यानी कि मेटल दान में क्या देगा, क्या दे सकता है बताओ? इलेक्ट्रॉन। उसके पास वही ना धन है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और वो लेने वाला क्या होगा? उसको ले लेगा। तो जब ऐसी प्रक्रिया हो कि मेटल इलेक्ट्रॉन देवे और नॉन मेटल उसको लेवे, ऐसा आदान प्रदान में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। दोनों तीनों में से किसी नाम से पूछा जा सकता है। तो देख के चिढ़ाना नहीं कि और यही का मुझे पढ़ना ही नहीं किया, क्योंकि बढ़िया से मन लगा के पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अभी समय नहीं है उस टाइप की स्थिति का। जब समय था तो मजा आ रहा था बहुत, अब टाइम कम है। तो अभी अब क्या है कि घर पे जितना हो सके उतना पढ़ो, और उसके बाद कल से फिर से इस क्लास सेशन लिया जाएगा, फिर परसों भी एक सेशन लिया जाएगा। अब 2-3 दिन के अंदर तो आपका सारे डाउट्स तो मैं प्रयास कर सकता हूं कि खत्म कर दूं। ओके चलो, लेकिन हाँ उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ना। पढ़ोगे तभी डाउट होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं डाउट होगा। चलिए और कुछ खत्म नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। तब देखो उसने कितना क्वेश्चन पूछा है नाजिर ने, भले ही आधा घंटा लिया, लेकिन अपने क्वेश्चन तो पूछ लिए सारे। इसका मतलब उसको ज्यादा डाउट था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबको डाउट होना चाहिए उतना, लेकिन है तो पूछना चाहिए। और जब भी आप पढ़ाई करोगे तो डाउट होंगे, ठीक है? कहते हैं ना कि एक मुहावरा है, मोर यू स्टडी मोर योर कंफ्यूजन, लेस यू स्टडी नो योर कंफ्यूजन। यही मुहावरा है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा डाउट, नहीं पढ़ोगे कोई डाउट नहीं। ठीक है, समझे? तो हमारे बच्चों को हम जीजीसीएन जो है सब, उनके लिए नया मुहावरा है, मोर यू स्टडी नो योर कंफ्यूजन, नो यू स्टडी मोर और मोर कंफ्यूजन। नाजिर का यही था, वो कुछ नहीं पढ़ा था, कंफ्यूजन पूरा था उसका। समझा? ये हमारे जीजीसीएंस हैं सब, इनकी स्थिति ऐसी है, टैलेंटेड है, पूरा दुनिया से हट के होते हैं सब। चलिए अगला नाजिस बोलो। एम्ब्रियो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। एम्ब्रियो एक स्टेज है, जब बेबी प्लांट होता है बॉडी में, तो बेबी प्लांट होने के बाद सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट का फीटस बनता है, फीटस के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो एक स्टेज है बेबी फॉर्मेशन होने का, ठीक है? उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी, एम्ब्रियो सबसे लास्ट है, एम्ब्रियो में क्या बनेगा? न्यूबॉर्न बेबी हो जाएगा। 5 से 9 महीने तक होता है ना एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो 9 महीने तक नहीं होता है एम्ब्रियो, 3 से 6 7 8 तक कर सकते हो, 7.5 8 तक, क्योंकि उसके बाद बच्चा इतना होता है कि आइडेंटिफाई हो सकता है। फिर 5 से 7 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हम सब्स्टिट्यूशन आपको बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, देखो CuSO4 है, इसको बोलते हैं क्या, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? अब इसमें हम यहां पे क्या लगा देते हैं, जिंक। अब रिएक्टिविटी सीरीज में ना जिंक पावरफुल पहलवान है और कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, हटा देगा। यानी देखो कि ये जो है सब, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये क्या है, रिलेशनशिप है। ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन तभी आ गया बहुत पैसा वाला लड़का, जिसमें बहुत पैसा है, धुआंधार पैसा है, पैसा छीट देता है इसे करके, ठीक है। तो आएगा, जो ही यहां से गुजरेगा ना, फिसल गई, फिदा हो गई। अब ये क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, पैचअप हो गया। तो ये क्या बन गया बेटा, जिंक SO4, अब बेचारा कॉपर का मुंह लटक गया, ठीक है। अब वो गम में रह रहा है। देखो, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सब्स्टिट्यूट होता है, एक व्यक्ति को जब हम रिप्लेस, एक एटम को जब हम रिप्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Color of sunrise and sunset. अच्छा, देखो जब भी सनराइज और सनसेट होता है, तो जो आसमान का कलर होता है ना, वो ललछाऊ हो जाता है, होता है ना ललछाऊ। कैसे होता है, तो होता यूं है कि कभी गौर करोगे, सन उस समय इधर या इधर स्थिति में होता है, और इस केस में सन से अर्थ की दूरी क्या जाती है, थोड़ी सी अधिक होती है। दूरी नहीं कर सकते, लाइट के मूवमेंट की स्थिति बात करो, दूरी नहीं कहेंगे, लाइट को पहुंचने की स्थिति की बात करेंगे। क्योंकि जब सन यहां था ना, तो लाइट डायरेक्ट अर्थ में पहुंचती थी। अब अगर लाइट यहां से निकलेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना, तो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो होता क्या है कि यहां पे एटमॉस्फेयर होता है, तो सन लाइट ऐसे छोड़ता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, और उसमें लाइट क्या होती है, नीचे आती है, लेयर से हटाती है, नीचे आती है। तो हमारे पास है वीप क्यू। तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर, काम खत्म। मतलब यहां से वायलेट आया, बाहर निकल गया, यहां से इंडिगो आया, बाहर निकल गया, यहां से ब्लू आया, बाहर निकल रहा है वो भी। तो इसीलिए देखो शाम को देखो बहुत हल्का ब्लू दिखेगा, बहुत हल्का ब्लू। इसका मतलब ब्लू लाइट क्या हो रही है, निकल रही है और सरफेस से बाहर। उसके बाद आता है ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये दोनों का जो प्रेजेंस होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। कभी गौर करना, मॉर्निंग में जब सनराइज नहीं हुआ रहेगा और इवनिंग में जब सनसेट हो जाएगा, उस केस में जो पेड़ के कलर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। दिन, हाँ, दूर से देखना उस पेड़ को, कहोगे अरे ये सवेरे हरियर लगा है, हल्का डार्क हरा कैसे हो गया। सुबह में लाइट ग्रीन था और शाम के टाइम में डार्क ग्रीन हो गया, ये कौन सा नया कलर आ गया। तो वो होता है यहां से ग्रीन येलो, डर्टी फेलो, ये सब डर्टी फेलो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज और रेड। ये सब बनते हैं तगड़े वाले, धीरे धीरे चलते हैं, हाथी नियर है सब, ढुचुक ढुचुक चल रहे हैं सब। तो पहुंचे लेट, जब लेट पहुंचे तो अर्थ में आ गए, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, समझ आया। चलो नेक्स्ट, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। बहुत आसान है, हलवा है एकदम, ठीक है। कैसे, हमारी आंखें हैं, आईज। अब आईज का काम है, जैसे मैंने अभी यहां देखा लेनोवो लिखा हुआ है, फिर मैंने तुमको देखा ये तो नाजिस है, फिर मैंने देखा लेनोवो है, फिर देखा नाजिस है, ये में चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। यस सर।
इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब जो मेरा लेंस है आंखों के अंदर आई लेंस होता है ना, आई लेंस को कौन मैनेज करता है, सिलियरी मसल। कौन मैनेज करता है? अब देखो जब मैं यहां पे देख रहा हूं, इसका मतलब यहां पे फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करता है। वहां पे ज्यादा करना पड़ेगा। एडजस्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, इतना फास्ट। दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझे? तुमको भी यही सवाल पूछा था मैंने ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप गलत जवाब दे रहे थे, ये है जवाब। द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अ आई लेंस इन द आईज इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो जिसमें लेंस अपने को क्या करे, एडजस्ट करे, दूर के लिए और नजदीक के लिए, दोनों के लिए। समझे? नेक्स्ट।